शांता कुमार का मुख्यमंत्री बनने में राधा रमन शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है। क्या हुआ क्या था उस समय? अब शांता जी को जेल में कहा, जब हम गपशप मारते थे, हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन है। मैं कहा शांता जी आप, मैंने कहा जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, अरे तो निकलेंगे, मैंने कहा ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैंने कहा निकलेंगे तो मैंने कहा मुझे लगता आप मुख्यमंत्री बनेंगे। जब आप विधायक भी रहे उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती थी सेब को दिल्ली तक पहुंचाना। तो अब बागवानों के लिए आप क्या मानते हैं कि काफी उस समय और इस समय में तो, क्योंकि लिंक रोड्स भी नहीं होते थे, सेब की क्वालिटी है, क्वालिटी वो सबसे बढ़िया जो है ना वो जिला शिमला की रही है। लेकिन सेब पर राजनीति तब से होती रही है या अब शुरू हुई है? कड़वाहट के लिए जगह नहीं रखी। अब तो कड़वाहट आ गई है राजनीति में, राजनीतिज्ञों में, मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा आ गई है। एक शब्द में पूछूं तो आपके समय में राजनीति का मतलब क्या होता था और आज उस राजनीति का मतलब क्या बना दिया? जैसे अंग्रेज़ों ने किया उससे भी हम आगे बढ़ गए, अंग्रेज़ों से भी। फूट डालो इधर, ये करो, तोड़ फोड़, ये सारा कुछ करते चले जाओ, मर्जी से सत्ता में अपने बने रखना है। वी आर टू परपेचुएट आवर रिजाइन। शांता कुमार जी के साथ आपने दो बार रहे? हाँ, जब तक वो रहे तब तक। हाँ। अच्छा, क्या वजह आपको, क्योंकि आप उनके साथ अंदर थे, वो कहते सुनते नहीं थे कभी किसी की, और कर्मचारियों ने एक बार उनकी सरकार गिरा दी कि जो व्यक्ति सेवा करेगा उसको जो है ना पैसे मिलेंगे, सेवा करने के मिलेंगे। तो जब वो हड़ताल करते थे तो हमने कहा कि इसके पैसे तो नहीं मिलने, नो वर्क नो पे। कब से आप मोदी जी को जानते थे? पहली बार कब मिले? वो सोचते हैं कि भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे कहीं वो तो नहीं दे रहा, एडवाइस तो नहीं कर रहा जो मेरी कॉम्पिटेंसी का तो है ही नहीं है, लेकिन सत्ता पर शीर्ष पर बैठा हुआ है। और यही कारण है कि इतने आज 600 राजनीतिक दल बन गए। अहंकार ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। मतलब आप लेकिन कह रहे हैं कि आप देखनी चाहिए, बीजेपी बदल गई है, पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। मैं आपको सच कहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड रहा, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, बदलता रहा। अब एक ये लड़ाई हो गई है कि ये ट्रेंड खत्म होगा। कईयों को नाराजगी इतनी ज़्यादा होगी कि वो ये चाहेंगे कि भाई किसी ढंग से ये वर्तमान सत्ता को जो है हटा लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ हिमाचल पर द मोहित डायरीज़। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जाना माना नाम, कई बार विधायक रह चुके हैं और अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, क्योंकि एक उम्र होती है कहते राजनीति करने तक भी, और अब जो है वो अपने ही कामों में बिज़ी है। हमारे साथ राधा रमन शास्त्री मौजूद हैं इस समय बात करने के लिए। राधा रमन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द मोहित डायरीज़ में। धन्यवाद। इससे पहले कि राजनीति की हम बात करें या पुरानी बातें कर लें, सबसे पहले तो आप, क्योंकि आज की अगर जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, हाँ, उसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रमन शास्त्री जो है एक बहुत बड़ा नाम रहा कभी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में या सरकार में भी। राजनीति की बात करें, थोड़ा बहुत हम काम करते रहे राजनीति में, ये बात। लेकिन शुरुआत की बात करें तो कहाँ से आपने शुरुआत की और स्कूलिंग, कॉलेज किस तरह से हुआ आपका? वास्तव में मैंने जब शास्त्री किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं गवर्नमेंट रणधीर कॉलेज कपूरथला का विद्यार्थी रहा हूँ। कपूरथला तो पंजाब में? अच्छा, हाँ, पंजाब में था, पंजाब में। वहीं से मैंने शास्त्री भी किया और फिर बीच में मैं ग्रेजुएशन भी कर चुका था। उसके बाद इच्छा हुई कि अब कहीं नौकरी कर ली जाए, तो अंततोगत्वा 1963 में मैंने शास्त्री अध्यापक के रूप में गवर्नमेंट हाई स्कूल नेरवा, ये ज़िला शिमला का ही है और उस समय तहसील चौपाल हुआ करती थी, तो उसके अंतर्गत आता, तो वहाँ मुझे सर्विस मिली, तो मैं वहाँ संस्कृत का अध्यापन करवाता रहा। उसके बाद शिमला आया, तो शिमला आकर के थोड़ी समय मैंने ये सर्विस की है, कोई 9 साल 8 साल कुछ महीने मैंने सर्विस की थोड़ी। उसके बाद मैंने त्याग पत्र दे दिया था। मैं यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल टूटू में भी रहा था, तो त्याग पत्र देने के बाद फिर मैं अपना कार्य करता था। 2 पत्र
मैंने चला है एक हिमबाला हिमयुग। अच्छा, समाचार मतलब आप न्यूज़पेपर आपने शुरू हाँ, न्यूज़ पे वास्तव में मेरी जो मूलभूत या ये कि ये बेसिक जो रुचि थी मेरी वो साहित्य में थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि मैं रात दिन मेहनत करता रहा उसके खातिर। प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ अपना लगाया, दिग्विजय प्रिंटिंग प्रेस करके 2 पत्र मैंने चलाए, हिमबाला और हिमयुग। हिमबाला और हिमयुग। अच्छा। जब मैंने ये सर्विस छोड़ी कि मैं इसी में करूँगा कार्य और बाकी अपना लेखन का कार्य करूँगा, अंततोगत्वा अब ये नियति भी होती है कई बार। जो कुछ आप कई दफ़ा चाहते हैं कई वो नहीं होता है, और जो नहीं भी चाहते वो भी घट जाता है। तो हम इसको संस्कृत में कहते हैं भवति यद भाव्यम, जो होना होगा वही होगा, न भवति यद न भाव्यम, कहते होगा ही नहीं जो आप मतलब नहीं घटना है। तो ये तो है भाग्यमवद लोग कहते हैं हम ऐसे लोगों को जो भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मेरा भी ये मानना है कि कहीं कहीं ये जो लोकोक्ति है या ये जो उक्ति है ये चरितार्थ होती है, ऐसा मैंने जीवन में घटते हुए देखा है। मेरी बेसिक राय जो रुचि थी वो साहित्य में थी। मैं 11.5 साल की उम्र से मैंने 11.5 साल में 8वीं पास कर ली थी, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे ताया जी जो है वो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे, तो 2 एग्ज़ाम उन्होंने इकट्ठे करवाए और 11.5 साल में मैं शिमला में पहुंच गया था। अच्छा, 11.5 हाँ, साल में आपने 8वीं कर ली? हाँ, 8वीं जो अमूमन जो है वो बिल्कुल 14 साल में अमूमन होती है, 13-14 साल। 15 साल में मुश्किल से कर पाते थे 8वीं लोग, क्योंकि 7 उस साल समय तो 8 साल में आज के समय में तो हाँ हो वो जाते करते थे। तो हमारा जो परिवार है वो एक पढ़ा लिखा परिवार रहा और लगभग सबसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ परिवार था पूरे ज़िला शिमला में ही। उस समय की बात करता हूँ मैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे घर से, ताया जी थे, उनको डिसमिस कर दिया नौकरी से राणा साहब थरोच ने। वो इसलिए किया कि वो सक्रिय आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो इसलिए हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा था पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, जिसको मैं कह सकता हूँ। तो जब मैं शिमला आया, शिमला आने के बाद मुझे, आप हैरान होगी, 11 साल की उम्र से मैं आकाशवाणी में कार्यक्रम देता था। 11 साल में। आचार्य दिवाकर दत्त जी होते थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के यहाँ। तो वो 1 साल तक 1.5 साल तक मैं यहाँ रहा, तो 11.5 साल से बच्चों के कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम देता था। उसके पश्चात फिर ये रुचि बढ़ती चली गई। फिर एक हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम ठाकुर जी होते थे यहाँ होटल मोटर स्टैंड में, उनका उसके भी वो मालिक थे, उनके भाई भी साथ में थे। वो बन गए ऑल इंडिया लेवल पर प्रोड्यूसर जनरल, और उनकी पत्नी बन गई डायरेक्टर जनरल प्रसार भारती में। हाँ, नहीं प्रसार भारती में नहीं, वो बने थे सिर्फ आकाशवाणी। अच्छा। तो आकाशवाणी से मेरे विदेशों के लिए गीता, महाभारत, उपनिषद, इसमें मतलब कार्यक्रम होते रहते थे। अच्छा, उससे बड़ा अभ्यास भी हो गया और दूसरे कुछ चीज़ें समझने को मिल गई, और एक ऐसा मौका मिल गया कि पूरे विश्व में जा रहा है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो वो बड़ा उत्साह। मेरी बेसिक रुचि तो साहित्य में थी। मतलब बचपन से लेके आप शुरू से लेकर के किताबें ज़माने याद हो जाती, आशुबोध नहीं होती थी। एक संस्कृत के टीचर थे शास्त्री जी, यहाँ चंडीगढ़ के पास थे, उनके साथ मेरा बड़ा लगाव था। उन्होंने कहा आप संस्कृत में ही करिए जो कुछ करना है। तो मुझे कहा घर में कि भाई बीए करेंगे, मैंने कहा नहीं मैं शास्त्री बनूंगा। तो शास्त्री बना तो मुझे बड़ा फ़ायदा रहा। उसके बाद मैंने बीच में एमए कर ली, फिर पीएचडी कर लिया। ये तो हो गया मेरा साहित्यिक दृष्टि से। और फिर छोटा मोटा जो कुछ किताबें कतुबें लिख ली थी उस पर भी मैंने ध्यान दिया। पीएचडी भी किया आपने? हाँ। तो फिर तो मुझे आपको डॉक्टर राधा रमन शास्त्री के नाम से संबोधन करना कुछ भी है। पीएचडी के में बहुत अच्छा मेरे पास विषय था। चंडी प्रसाद हमारे रहे, वो एक बहुत कम लोगों को पता है कि चंडी प्रसाद जी जो थे वो हरियाणा के थे, और हरियाणा के होते हुए उन्होंने जो है 22 किताबें भगवान राम और राम के आदर्शों पर लिखी थी। तो मेरा विषय जो है वो कवि थे महाकवि चंडीदास, ठीक है नहीं, उनका जीवन और व्यक्तित्व कृतित्व आदि उस पर मैंने लिखा था। मैंने बहुत ही रुचिकर था।
इस बीच में ये राजनीति को तुरंत ऐसी होती रही कि इसमें सक्रिय होया जाए। लोगों ने कहा आप बोलते बड़ा बढ़िया है, आप जो है ना क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो मैंने भी शुरू कर दिया, लोगों को भी जाना शुरू कर दिया। आपको फिर उसके बाद राजनीति की रुचि बन गई। मैं इंश्योरेंस करने भी जाता था लोगों अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करने ना छोटे से काम शुरू किया, इंश्योरेंस करना और बात भी करता था। मैंने कहा कौन सी उम्र में आपने काम शुरू कर दिया था? कितने साल के थे तब आप? इसको तो आप ऐसे कहिए कि राजनीति का तो मेरा 20 साल के बाद, 21 साल के बाद शुरू हो गया था। मतलब जब मैं स्कूल में भी था तब भी रुचि में ज़रूर रखता था, लेकिन हमने वो मतलब अनुशासन बनाए रखना स्कूल में। जब मैंने 70 में वो छोड़ दिया, क्या कहते हैं, ये नौकरी छोड़ दी, उसके बाद सक्रिय राजनीति में। अच्छा, तो उस समय तक मेरी उम्र जो है ना लगभग ये समझो आप 34 साल के या 33-34 साल के करीब रही। फिर सक्रिय राजनीति में जब भाग लिया, फिर गांव-गांव में जा कर के 3 ज़िले तो मैंने बहुत घूमे, सिरमौर, शिमला और सोलन। उसमें परिचय हो गया। ये तो हमारे को गवर्नमेंट में 2.5 साल हो गए, उससे कोई परिचय नहीं होना था। मेरा जो परिचय पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत था, वो तो जनरल सेक्रेटरी होने के कारण से हुआ। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 19, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो है फिर 10 साल जनरल सेक्रेटरी। बीजेपी जब बनी, हाँ, उसमें आप जनरल सेक्रेटरी? हाँ, जनरल सेक्रेटरी। पहले जनरल सेक्रेटरी आप रहे मतलब? हाँ, पहले आप जनरल सेक्रेटरी? हाँ, 6 अप्रैल 1980 को। अच्छा। रात दिन हम काम हिमाचल में? हाँ, रात दिन पार्टी के लिए काम किया, क्योंकि बीजेपी का वक्त कोई नाम नहीं जानता था, ना कोई रुचि रखते थे। ये तो कांग्रेस में प्रदेश होता था। फिर मैं लोगों को समझाता था, मैंने कहा स्वस्थ राजनीति वो होती है जहाँ आप जो है ना कंपटीशन, स्पर्धा खड़ी करेंगे। अगर आप स्पर्धा खड़ी नहीं करेंगे तो आपको पूछेगा कौन? एक पार्टी में तो डिक्टेटरशिप होगी, जो वहाँ चौधरी बन जाएगा वो बन जाएगा, आपकी तो मैंने कोई कदर नहीं होगी। कार्यकर्ताओं की कदर के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई स्पर्धा के लिए कोई आगे आए। तो मैंने कहा उस दृष्टि से हम आपके हित के लिए भी, प्रदेश हित के लिए भी, और राष्ट्रीय मंच पर जो एक दूसरी पार्टी खड़ी होनी चाहिए। तब राजनीति का मतलब क्या होता था उस समय जब आप राजनीति में आए? एक धारणा क्या होती थी कि राजनीति में क्यों जाते थे? इतना अज्ञान से भरा हुआ था सब कुछ, आश्चर्यजनक। 80 तक तो ज्ञान से भरा था। जब मैंने ये चुनाव लड़ा 77 में, मैं गांव में गया कि जी ये तो ठीक है कि भाई आप लड़ रहे हैं चुनाव और आप जो है बोले ये कोई बीजेपी पार्टी है। टीचर बोलते थे, ये हंसी आती है मेरे को। और मैट्रिकुलेट टीचर गाँव के बोले, कहते तो ये आपको सरकारी टिकट नहीं मिला। मैंने कहा कौन सा सरकारी टिकट होता है? कि जी वो ये जिसमें कांग्रेस आती है गवर्नमेंट में, कहते वो उनको कांग्रेस और सरकार का ही पता नहीं था। अच्छा। ये दशा थी। मतलब टीचर्स को ये लगता था कि जो कांग्रेस है वही सरकार है, सरकार ही है। और कोई नहीं बन सकती। कुछ टीचर, सबका नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन लेकिन कुछ इतने भोले होते थे, मैं बड़ा हंसा उनको। फिर मैंने बैठ करके ये समझाया, मैंने कहा मैं इसमें पार्टी में और सरकार में क्या फ़र्क होता है, और पार्टी कैसे बनती है, फिर कैसे वो चुनाव लड़ती है, चुनाव का हमारा क्या सिस्टम है। क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस। कुछ नहीं, बेशक वो पढ़ाते लिखाते भी हो गए, यहाँ टीचरों तक क्या हालत है, और डिपार्टमेंट का आपको हाल पता ही है कि क्या होता था। ये एक्चुअली जो 1975 में इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया उस समय, उससे क्या हुआ कि उसके बाद लोग जो है ना जागरूक हो गए। ये लग गया कि नहीं भाई कुछ और भी हो सकता है। एक थोड़ा सा परिवर्तन जैसा आया। अच्छा, इंदिरा जी को बड़ी भारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ गया, और उसमें ज़्यादातर शुक्ला वगैरह ये लोग थे, और वेस्ट बंगाल के थे एक मतलब ये अर्जुन सिंह जी वगैरह, इन्होंने बड़ा मिसगाइड किया। वैसे वो मुझे बहुत, मैं अपनी दृष्टि से मैं उनको एक बहुत समझदार महिला मानता हूँ, बहुत समझदार, लेकिन बहुत ही समझदार भी कई दफ़ा बहुत बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं। उस समय मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई संकट था नहीं जिसमें कि भाई आंतरिक सुरक्षा की इतनी बड़ी भारी ज़रूरत थी कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। चलिए वो हो गया, और जब जेल से लोग आए, 3-4 लाख लोग जेलों में थे,
हिमाचल प्रदेश में शांता जी में, और धूमल जी वगैरह तो बाद में है नहीं, तो कहीं जेल में गए नहीं, कहीं नहीं, और ना जगदेव जी गए थे कोई, तो ये तो बाद में लोग आए हैं। लेकिन 15-16 लोग ऐसे थे जिनको मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं ना जी, आंतरिक सुरक्षा कानून, तो उसमें मैं था, शांता जी थे, और सुरेश भारद्वाज जी भी थे। नहीं, सुरेश भारद्वाज जी थे इसमें DRI में, ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था ना ये DIR, उसमें थे। ये बाहर रहे, इनको भी बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी बेचारों को, सुरेश को भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी इधर उधर। तो जब वो वहाँ पर जेल में थे तो आपकी फिर वहाँ पर किस नेता के साथ मुलाकात हुई और आपको लगता है कि राजनीति में फ़ायदा हुआ या उससे काम करने का मौका मिला उसके नहीं, मैं सब जगह पहले से परिचित था, सब लोगों से, जितने भी लीडर थे ना ये सब। मेरा एक तो ये कि भाई, आपने पहला चुनाव कब लड़ा था? मैंने 72 में लड़ा, पर वो इंडिपेंडेंट 1972 हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ा। कहाँ से? और इन्होंने बोला क्या कहाँ से लड़ा था? चौपाल से लड़ा। चौपाल से लड़ा। उसमें तो मुझे 738 वोट मिले। अच्छा, कितने? तो 738। अच्छा। केवलाम जी कहने लगा, देखा आपको कितने वोट मिले। मैंने कहा अगर मैं आप इसका जवाब दूंगा फिर आप नाराज़ हो गए। नाराज़ तो नहीं, नहीं कि मैं नाराज़ नहीं होता। मैंने कहा अभी तक, मैंने कहा चौपाल में 738 लोगों को अकल आई है, अभी आनी बाकी है। तो हम इससे बात करते थे, कोई इतना बेमनस नहीं होता था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता था। चुनाव लड़ लिया, निकल गए। मैंने राज साहब जुब्बल के साथ चुनाव लड़ा। हम तो चाय वगैरह भी रास्ते में मिलते थे, इकट्ठी पीते थे। वो कहते थे मैं जीत रहा हूँ, मैं कहता मैं जीत रहा हूँ। एक दफ़ा वो जीते, एक दफ़ा मैं जीता। नहीं, जुब्बल तो अलग। राज जुब्बल भी लड़े चुनाव चौपाल से। अच्छा, वो भी राज, हाँ, अच्छा, योगेंद्र अच्छा। चंद जी लड़े चुनाव। अच्छा, वो उन्होंने मुझे 10,000 वोट से हराया। बाद में मैंने उनको 10,500 वोट से बाद में कब आप जीते, कब पहली बार? फिर 90 में जीता ना, फिर दूसरी दफ़ा 90। पहली में पंडित होते थे भंडारी जी, संतराम भंडारी, कांग्रेस के उम्मीदवार। वो ज़्यादा मतलब कैंडिडेट थे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। वो 3600 वोट से वो हार गए थे। हालांकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जाने पहचाने थे। ये कोई ईश्वरीय कृपा थी, होना था। मेरा इतना परिचय। तो शांता कुमार फिर मुख्यमंत्री बने हैं? शांता कुमार जी बने तब मुख्यमंत्री 77 में। अच्छा, उनके साथ आपने शुरुआत किया सरकार में? उनके साथ तो हम जब जीत के आए तो फिर शांता जी को मुख्यमंत्री बनना था, वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसमें ऊना से थे रणजीत सिंह जी, वो हार गए 1 वोट से, क्यों मैं बीमार था हॉस्पिटल में। ये भी कहते हैं कि शांता कुमार का मुख्यमंत्री बनने में राधा रमन शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है। क्या हुआ क्या था उस समय? नहीं मोहित जी, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ कि भाई मेरा ही हाथ था उसमें, सब लोगों। लेकिन हम ये कहते थे कि हमने एक हवा पहले बना दी थी कि यही एक व्यक्ति है जो काबिल है और ऐसे ज़िले से आता है जो जहाँ पर लोग जो है, जहाँ से ज़्यादा सीटें भी आती है। तो पार्टी की भी यही इच्छा थी कि भाई ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो लोगों में सर्वप्रिय हो, लोकप्रिय हो। तो उस समय जगदेव जी वगैरह इतने लोकप्रिय थे नहीं, वो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि तो बड़ी लेट आए। तो शांता जी के लिए जब सहमति बनी कि भाई हमारा जो ग्रुप है, जो जनसंघी ग्रुप कहिए आप इसको, वो जो है वो शांता जी को तैयार करेगा। उधर फिर रणजीत सिंह जी आए, उनको भी तैयार किया लोगों ने। फिर हेमवती बहुगुणा जी पर्यवेक्षक आए थे, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में केंद्र में मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी। जब ये बराबर वोट हो गए तो इस बीच में मैं सुरन से मेरे को लाया गया ना, मैं आया तो मैं स्ट्रेचर पर ही आया था, मैं हिल भी नहीं सकता था, मेरे को तकलीफ। अच्छा, वोट बराबर हो गए? हाँ, हो गए। शांता कुमार जी के लिए और जो ऊना से थे, हाँ, उनके बराबर वोट हो गए। अच्छा, जब मैंने वो बाद का वोट डाला तो शांता जी बन गए। अच्छा, वही एक वोट जो आपने डाला उसके लिए शांता जी मुख्यमंत्री बने। मैंने शांता जी को जेल में कहा था, इंट्यूशन का कमाल देखिए। अब शांता जी को जेल में कहा, जब हम गपशप मारते थे, हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन रहा। मैं कहा शांता जी आप, मैंने कहा जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, अरे तो निकलेंगे, मैंने कहा ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैंने कहा निकलेंगे तो मैंने कहा मुझे लगता आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिए वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लास्ट में जो मैंने वोट डाला
दैट वॉज माई बोट, क्योंकि सब बोट डल चुके थे। मैं था बीमार स्ट्रेचर से फिर लाया गया, तो मैंने जो है ना वो यहाँ ऊपर जहाँ गवर्नर हाउस है वहीं बोट, तो वहाँ बोट डाला, तो उसके बाद शांता जी बन गए। ये नियति होती है, जब कुछ घटना होता है ना तो वो घटता है। और ज़्यादातर ये था वैसे सभी के दिमाग में, भाई शांता जी को बनना चाहिए, लेकिन रणजीत सिंह जी शरीफ स्वभाव के थे, वो ऐसे नहीं थे कि भाई कोई उग्रवादी वगैरह, कुछ नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। तो शांता जी की किस्मत में था, वो मुख्यमंत्री बन पंजाबी गए। थे रणजीत सिंह जी? पंजाबी थे, सिख थे? नहीं, वो ऊना के थे, ऊना के थे, अच्छे लंबे कद के, अच्छा व्यक्तित्व था उनका। ऊना के भी पंजाबी, क्योंकि ऊना पहले, ये तो सारा पंजाब में ही था ना पहले तो। उस समय तक आ चुका था ना हिमाचल में, वो तो 71 में आ गया। हाँ, ये तो वो 80, ये तो 77 की बात है ना। अच्छा। उस समय ये जो ऊना वगैरह है और कांगड़ा है, बाद में ये क्या सारा पंजाब में था। हाँ, तो पंजाबी थे अभी भी, उसके बाद हिमाचल में भी पंजाबी हैं ही है। जब हिमाचल पंजाब अलग हुआ, वैसे पंजाबी ऐसे हरियाणा में भी कई पंजाबी। लाहौल स्पीति भी पंजाब में था। ये शिमला इटसेल्फ इट वाज इन पंजाब। ये तो शिमला कैपिटल भी रही है पंजाब की कभी? नहीं, कैपिटल भी कह सकते हैं आप, एक समर कैपिटल की तरह कह दीजिए। तो वो तो इंडिया की समर कैपिटल रही है। ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ, भारत की राजधानी रही है, समर कैपिटल। हाँ, समर कैपिटल ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की। इस ढंग से ये यात्रा चलती रही। तो हमने फिर उसमें, मैंने चेयरमैन शांता जी को कहा टूरिज्म कॉरपोरेशन के, कि आप मेरे को, यू सिंपली गिव मी फ्री हैंड, देन यू सी हाउ आई डेवलप टूरिज्म इन द स्टेट। मैं कहा आई डू नॉट मनी मैंने कहा फ्रॉम, कि कहाँ से लाएंगा। मैंने कहा अब आपने मेरे को चेयरमैन बनाया ना, मुझे छोड़ो ना, मैं काम करूँगा कुछ, तो तब आपको पता लगेगा भाई नहीं समझ है काम करने की। तो हमने बड़ी कोशिश की। उस समय हमने नोमिड टाइप 2 एरोप्लेन ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया, सारा कुछ तैयारियां कर दी। स्टिंगरी तक के लिए मैंने कहा रात दिन बिल्डिंगें बना करके जो है ना, स्टिंगरी लाहौल स्पीति वगैरह में ना, वहाँ तक के लिए भी कोशिश की सारा। और ये बनाने नए किए, जैसे परवाणों का रेस्ट हाउस है, जो होटल ज्वालामुखी का होटल है, होटल जो टूरिज्म और वहाँ का ये सारे ये मैंने बनवाए थे। बड़ी विद इन शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम, रात दिन में काम कर रहा था। आप हैरान होगे, जो ये आपका है ना HSS, इसकी बिल्डिंग का ढांचा हमने 11 महीने में खड़ा किया था। दैट वाज रिकॉर्ड एट द टाइम। अच्छा, ये होटल हॉलिडे होम जो है, ये आप ही ने बनवाया? पहला पोर्शन मैंने बनवाया था उस समय। अच्छा, 11 महीने के अंदर तैयार किया था हमने। देखो बात ये है, गाइडेंस और सहयोग तो जो है वो शांता जी का थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन एज चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन आई ऑल्सो, ठीक है ना जी, डिड माई बेस्ट। लेकिन टूरिज्म तब कैसा था और आज कैसा, कितना फ़र्क आ गया टूरिज्म? बहुत फ़र्क है। एक्चुअली बात ये है ना कि उन दिनों टूरिज़्म की इन प्रदेशों में जो है ना, वो बहुत कम कल्पना थी, बहुत कम लोग आते थे। ऐसे लोग आते थे जो एक तो अति उत्साही लोग होते थे, वो लोग चले जाते थे, पैदल निकल गए, ठीक है ना जी, ऐसा वैसा कुछ कर दिया। यहाँ बहुत ही कम लोग आते थे, बड़े कम जिसको कहना चाहिए। और होटल वालों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती थी, काफ़ी बिल्कुल ठीक है। ये तो एकदम जब टूरिज़्म के बारे में पूरे विश्व की जानकारियाँ आनी शुरू हो गई, तो विदेशों के लोग शुरू हो गए आने। और शिमला में ब्रिटेन की तो आज भी 50-50, 60-60 की टोलियाँ आती हैं शिमला में, और वो घूमते हैं, करते हैं। अब तो ये जो नए बच्चे, ये पीढ़ी हो गई है, मनमर्जी से घर से निकल गए, और निकल करके जो है ना वो 2-3 दिन के लिए चक्कर मारते हैं जा करके, तो वो हज़ारों की संख्या में हो जाते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो डेस्टिनेशन टूरिज़्म होना चाहिए था ना, जैसा मैंने अपने अध्यक्षता में उस समय कहा भी था इनको, अधिकारियों को। मैंने कहा आप कहते हैं कि जी हाँ हरियाणा में जो है ऐसा हो गया। मैंने कहा इसमें फ़र्क सीखो ना, मैंने कहा आप लोग तो इन दिनों से, इसमें वो हाईवे टूरिज़्म है। मैं और आप वहाँ पर गए, चाय पीने बैठे, भूख लगी, खाना खाया और चल दिए, तो दैट इज़ हाईवे टूरिज़्म। But in Himachal Pradesh, when anyone comes here, तो he would like to stay here. तो इसलिए हमारे को डेस्टिनेशन टूरिज़्म पर विचार करना पड़ेगा।
उस पर हम विचार कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। मैंने यूरोप की कोई 16 कंट्रियाँ उस समय विज़िट की। वहाँ देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं जी, इतना छोटा सा मुल्क है वो, इतना सा 1.5 करोड़ की नहीं होनी आबादी उसकी, वो थी नहीं उस समय 1.5 करोड़ की आबादी। 7 झीलें वहाँ, उसमें भी कुछ हुए, कईयों में मैंने गाद देखी। वो वहाँ का आप मोहित जी हैरान होंगे, 94% इनकम टूरिज्म से, पूरे देश की इनकम का 94%। अच्छा, आश्चर्यजनक है, ये कल्पना नहीं कर सकता कोई आदमी। सही में। बट दे आर डिपेंडिंग ऑन दैट टूरिज्म ओनली ऑन दो 7 लेक्स। लेकिन वहाँ के और हमारे में अंतर ये है कि जो वो काम करते हैं उसका मुकाबला नहीं है। जान मारते हैं, मेहनत करते हैं, कोई परवाह नहीं है। आज हमारे यहाँ तो ये है कि भाई पेंट में कहीं कोई छींटा नहीं पड़ा चाहिए था, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कुछ सारी बातें चलती रहती हैं हमारे यहाँ। वहाँ कुछ नहीं है, वो औरतें मर्द वगैरह सब काम करते हैं, उनके लिए काम ही, हम तो बोलते हैं ना कि काम ही ईश्वर है, ये तो हमारे बोलने के लिए हिंदुस्तान में। बाकी वहाँ तो रात दिन काम करते हैं। कथनी और करनी में फ़र्क है। बहुत फर्क है, बड़ा उन्होंने कहा। हाँ, आप कह रहे हैं कि तब टूरिस्ट आते ही बहुत कम थे। बहुत कम आते थे जी, बहुत कम आते थे। और वो कोई आ गए कहीं, उन्होंने सिफारिश करके, गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस भी थोड़े होते थे, बड़े रद्दी होते कोई थे। अफसर लोग आते होंगे कि चलो अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। हाँ भाई चले जाएं। अफसर उस समय ये भी नहीं होते थे, रेस्ट हाउस भी ढंग के नहीं होते थे। इसमें जो है सड़कें भी नहीं थी हर जगह के लिए, कई पैदल जगह चलना खच्चर या घोड़े ही जाते होंगे, बिल्कुल। जो अंग्रेजों ने बनाए होंगे कभी कई उस ऐसे भी समय। और उन्होंने अंग्रेज़ों ने काय के लिए बनाए थे, देखिए वो वहाँ पर हट्स बनाते थे, फॉरेस्ट हट्स बनते थे, कोई नहीं होता था, एकांत और शांत होता था। वो नेचर लविंग लोग थे और वो हर चीज़ को समझते थे, शानदार ढंग से करते थे। अब देखिए ना, शिमला को इन्होंने कैसे चयन किया। शिमला क्या था, ये जो रिज वगैरह सारा, यहाँ तो पेड़ थे ना सर, नीचे से लेकर ऊपर। ये तो श्यामला देवी के नाम से शिमला बना ना, श्यामला देवी होती थी यहाँ, हैं जी, बल्कि शिमला ही देवी बोलते थे पहाड़ी में। तो श्यामला देवी के नाम से शिमला बना, यहाँ इसको काटा गया, पूरी रिज काट दी गई, तो ये रिज का एरिया बन गया। और कैसा है, उन्होंने पानी की व्यवस्था 20,000 लोगों के लिए व्यवस्था की थी उस समय, तो जब ये शुरू किया था। तो मतलब ये है कि उन लोगों के विचारधारा, सोच और नेचर से लगाव ये बड़ा अच्छा था, और वो आज भी वो उसी तरह का जीवन जीते हैं और उसमें रहते हैं। वहाँ कोई वो नहीं है, वो अपने आप को दिखावा के लिए आडंबर वगैरह कोई नहीं है, जो है वो है। कितने अमेरिका के कितने राष्ट्रपति ऐसे बनेंगे जो होटल में गए, होटल में जिन्होंने काम किया उसके बाद राष्ट्रपति तक बन गए, हैं जी। तो अब्राहम लिंकन बने 1860 में, तो क्या थे वो तो एक तरखान का बेटा था ना, वहाँ से उन्होंने राइज किया। और फिर ये कि वे पहला ब्लैक था, और अमेरिका में ब्लैक बनना, पहला ब्लैक बनना। तो मतलब मेहनत करते थे लोग, मेहनत कर जो है ना, एक ऐसे समाज में मोड़ लाना वहाँ बड़ा भारी मुश्किल था, जहाँ बाहर से सारे ब्रिटेन के लोग सबसे ज़्यादा थे, जर्मन के लोग गए। मतलब पहले वाला टूरिज्म हिमाचल में ठीक था कि आज आप नहीं, आज जो है ये भी नहीं कह सकते, जगह होती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत टूरिज्म में करनी चाहिए थी, जैसे करनी चाहिए थी, वैसी हुई नहीं। वो नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई तक नहीं हुई है। हमारे को गवर्नमेंट को बनाने की जरूरत नहीं थी होटलों वगैरह को कुछ करने की। आप सिर्फ उनके लिए रिजर्वेशन करते होटलों की, यहाँ बैठ करके भाई ये रिजर्वेशन ऑफिस है, और गांव में जा करके फलों के उद्यानों में जा करके वहाँ पर हट्स बनवा लेते और लोगों को वहाँ भेजते। वहाँ जाते लोग, फलों के बगीचे लगे हुए हैं, खुद फल तोड़ करके उसका आनंद लेते, ये कुछ करते। मतलब टूरिज़्म की कल्पना जो है ना यहाँ रही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो ये कि अच्छा स्टाफ बड़ा भारी कर दिया, अकल बिल्कुल नहीं है, समझ ये नहीं भी किस ढंग से टूरिज़्म को डेवलप करना है। डेवलपमेंट करने में बड़ी भारी कमियाँ रही है। यानी मेरे पास थोड़ा सा समय था, मैं तो 1-1.5 साल रहा शायद उसमें, 2 साल। तो मैं चाहता था कि हम इसको इस तरह से डेवलप करेंगे कि ताकि लोग जो है यहाँ आ सके, डेस्टिनेशन में तो रहना चाहेंगे, बच्चे देखें कुछ कि बच्चों के लिए क्या कर रखा है यहाँ पर, और उनको ऐसी जगहों में ले जाएं। वो मतलब वो सोच थी नहीं उस समय।
अब जो है धीरे धीरे से ये सोच आनी शुरू हो गई है। अब तो ये जो टूरिज़्म, आप इसको बड़ा टूरिज़्म कहते हैं ना, ये तो आबादी के बढ़ने के कारण से कि कहीं किसी को जाने को तो मिलता नहीं है, इसलिए भागो शिमला भागो। तो अब तो खैर उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं, काफ़ी तो आते हैं। हाँ, पूरे देश से आते हैं। हाँ, और एक चीज़ और भी हो गई, मोहम्मदन कम्युनिटी में जो है ना बहुत कम होती थी ये रुचि जाने आने की। अब मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग भी जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, अच्छे जाते हैं। मैं देखता हूँ ना माल रोड पर बच्चे आते हैं, सुंदर बच्चे, और बढ़िया ढंग से रहना करना इस ढंग से। तो अब रुचि बढ़ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन जो है विकास की ओर चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, क्योंकि सेब हर जगह ही होते हैं, पहाड़ों पे सेब होते हैं। हाँ। आप जब रहे पहले, जब इसमें चेयरमैन भी रहे, जब आप विधायक भी रहे, तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती थी सेब को दिल्ली तक पहुंचाना। तो अब बागवानों के लिए आप क्या मानते हैं कि काफी उस समय और इस समय में तो क्योंकि लिंक रोड्स भी नहीं होते थे, इतनी बड़ी मुश्किल थी। खच्चरों पर ढुलान होती थी पेटियों की, और लकड़ी की पेटियां होती थी उन दिनों। लकड़ी की पेटियां बनाई जाती थी। कौन से सन की बात है? हाँ, ये तो मैं आपको अगर मैं आपको 70 से पहले ले जाऊं तो उस समय तो लकड़ी की पेटियां थी सारी। उसके बाद धीरे धीरे से गत्ते की पेटी तो बड़ी दूर की बात है, ये आनी शुरू हो गई। आने के बाद फिर खच्चरों पर 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और इसमें सेब हालांकि बड़ा लेट आया किन्नौर में, लेकिन वहाँ पर भी इतनी दूरी तक जो है खच्चर पर ले जाने। फिर वहाँ से कोई ट्रक छोटा मोटा गट्टू वगैरह आ गए तो उसमें लाते थे यहाँ के लिए। तो उस समय बड़ी मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे सेब इतना लोकप्रिय हो गया कि उससे लोगों को बहुत लाभ होना शुरू हो गया। उसमें कुल्लू है, थोड़ा सा भाग मंडी का है, और ज़िला शिमला है। और इसमें भी सारे में जो सेब की क्वालिटी है, क्वालिटी वो सबसे बढ़िया जो है ना वो ज़िला शिमला की रही है, और आज भी वो कंटिन्यू कर रही है। उसका कारण क्या था? विद्यानंद स्टोक्स जो है ना, स्टोक्स जिनको कहते थे फैमिली, जिन्होंने सेब यहाँ पर लाए, जिनकी कृपा से आज लोग करोड़ोंपति बने हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, और उस आदमी ने अपना जीवन जो है ना यहाँ के लोगों के लिए दे दिया। तरह तरह की सेब की वैरायटियों को ला करके यहाँ का परिवर्तन कर दिया, इकोनॉमी बदल दी। तो सेब और विद्यानंद स्टोक्स, ये तो दो एक ऐसे नाम हैं कि जिनको यहाँ के लोग। अगर हम विद्यानंद स्टोक्स एक्चुअली स्टोक्स थे ना वो, हाँ। विद्यानंद उन्होंने अपना नाम रखा। अच्छा, और फिर उन्होंने शादी भी यहाँ सबसे लोएस्ट क्लास के लोग जो थे उनकी महिला से शादी की उन्होंने। मतलब एक ऐसा आदर्श पुरुष जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसने मतलब समाज के लिए किसी व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या नहीं की होगी, जिस व्यक्ति ने हर घर में पौधा। बागवानों ने बड़ी मेहनत की उस समय, और आज जो है उनकी आने वाली जो पीढ़ियां थी वो उन्हीं पैसों की जो है मौज वो कर रहे हैं। सारी इकोनॉमी जो बदल गई, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना जिला शिमला में और कुल्लू वगैरह में, ये सब उनकी कृपा थी, उनके कारण से ये हो। लेकिन सेब पर राजनीति तब से होती रही है या अब शुरू हुई? नहीं, वो पता क्या हुआ, ये तो ये होता, ये नीचे ऊपर चलता रहता था। जो नए एरिया मर्ज हो गए ना, कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, ये हो गया, तो अब कई लोगों को ये समझ नहीं होती, वे नीचे ऊपर करना नहीं चाहिए। वो बोलते थे अब इनके तो चांदी के छत लगे हुए हैं, ये लोग, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। जगदेव जी को भी मैंने एक बार उनके दिमाग में याद, मैं कहा जगदेव जी ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं जो संपन्न हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं है, और वो इतने ज़्यादा संपन्न हैं कि आप और मैं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब वो विद्या स्टोक्स जी थी, उनके 25,000 पेटियाँ होती थी, विद्या स्टोक्स के 25,000 पेटी। तो वो भी इसी फिल्म इंडस्ट्री से, विद्यानंद स्टोक्स जी परिवार वगैरह, उन्हें लालचंद जी होते थे, MLA भी रहे उनकी पत्नी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बात ये है, आर्थिक दृष्टि से जो संपन्नता आई वो सेब के कारण से आई, और एक नया अर्थतंत्र यहाँ पर खड़ा हुआ। अब इसके बाद बात ये आती है कि ये जो राजनीति की आप बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या राजनीति हुई है, इसमें राजनीति के लिए गुंजाइश कम थी, क्योंकि जितने भी हमारे नीचे के लोग हैं वो सर्विस में थे। ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, बल्कि चंबा तक के लोग जो हैं ना वो मैक्सिमम सर्विस में रहे हैं, और साथ में वो
आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग रहे, बड़ा भारी योगदान है देश का, यहाँ के जवानों का, बड़े शहीद हुए हैं लोग यहाँ पर, बड़ी भारी कुर्बानी की है। तो हम तो ऐसा कभी सोचते नहीं थे ना, मैं ऐसी कोई बात करता था। मैं कहा नीचे ऊपर कुछ नहीं, ये हिमाचल प्रदेश है, इसको हिमाचल प्रदेश की तरफ आदर्श राज्य बनने दो और छोटी मोटी बातें मत करो। मैं ये सोचता हूँ कि बड़े आनंद के साथ हमने समय निकाला उस समय, और कड़वाहट नहीं रखी, कभी भी नहीं, कड़वाहट के लिए जगह नहीं रखी। अब कड़वाहट आ गई है राजनीति में, बहुत राजनीतिज्ञों में, ज़्यादा, मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और तिकड़मबाजी बड़ी आ गई है। अपने आप को मतलब वो उनको कह रहे हैं ना, फत्तू खां बोलते हैं हमारे, वो दिखाने का एक बड़ा भारी शौक़ हो गया लोगों को। और दूसरी क्या है, जो वो है नहीं है वो प्रकट करना चाहते हैं, वो सामने अपने आप को ये बताना चाहते हैं। आजकल तो कई पॉलिटिशियन जो इतना भ्रष्टाचार करते हैं, मैं कहता हूँ कि रात दिन भ्रष्टाचार में डूबे हुए, जब वो मंच पर आते हैं तो जब वो उस पर ईमानदारी पर भाषण देना शुरू करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई वैश्या जो है मंच पर आकर के सतियों को भाषण दे रही है कि सत्यत्व क्या होता है। ये हालत है आज की। सारे रात दिन खाने पीने, इधर उधर हेरा फेरी जितनी की जा सकती है, बाद में बड़ा स्वच्छ भाषण, ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं कहाँ से दूध का धुला हुआ आया होगा। आज बड़ा फर्क पड़ गया है। और ये जो अर्थ की जो दौड़ है, संपत्ति के लिए जो दौड़ है, ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी नुकसान करेगी देश को। इसमें क्या हो रहा है, क्रय विक्रय भी हो रहा है इसमें। जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो बिक रहे हैं। आपकी किसी पार्टी से नहीं बनती है, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आपका अपना स्वाभिमान है वो आहत हो रहा है, आप उस पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं। ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट कैन बी डन, किया जाना चाहिए। और ये मतलब किसी की पार्टी के अंदर 2-4 चौधरी हो गए, वो अपनी दादागिरी करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हर स्वाभिमानी व्यक्ति उनके ऑर्डर को माने। वो वैचारिकता की दृष्टि से बाहर हो सकता है, ये आ सकता है समझ में, ये घटेगा, और बहुत लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन बात ये है कि भाई अब आपने जो ये प्रोग्राम बना लिया कि मैं यहाँ जाऊँगा मेरे को 10-20 करोड़ रुपया मिल जाएगा, मैं उधर जाऊँगा मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को ये बना देंगे, मुझे वो बना देंगे, ये जो है ये बड़ा ख़तरनाक सिस्टम शुरू हो गया है देश के अंदर। इस आप लोकतंत्र कहाँ रह गया फिर? आपने इसलिए चुना, मैं 2 मिनट के लिए आपको कहता हूँ कि आप जनता है, आपने मेरे को चुन के भेजा और मैं भाग गया कहीं और ही। चुने हुए नुमाइंदे को तो नहीं भागना चाहिए ना जी, क्योंकि जब तक के लिए वो 5 साल पूरे नहीं करता है तो ही इज़ कमिटेड टू द पीपल फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम इलेक्टेड। क्यों जाना चाहिए उसको? अब ये 5 साल तो मुझे यहाँ लगाना ही पड़ेगी किसी तरह से। हाँ, कहीं पर कई दफ़ा अपवाद होते हैं, अपवाद में कुछ चीज़ें होती है। आज जो ये समस्या खड़ी हो गई, अब तो आप चले जाएंगे कम से कम 2-4 करोड़ रुपये तो आपका होने चाहिए। अब मुझे कोई ये कहेगा कि आज चुनाव लड़ो, तो मेरे बस का तो है नहीं है, ये तो कहाँ से आएंगे 2-4 करोड़ रुपया? आज जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो खर्च कर रहे हैं और सारा कुछ कर लड़ रहे हैं और वो आ रहे हैं, ये जो क्लास वहाँ पर नीचे बैठ रही है ये बड़ा नुकसान करेगी देश का। आज पार्लियामेंट जो है ना वो धन्ना सेठों से भर रही है, बाहर वो बिल्कुल साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर खाने जो कुछ हो रहा है। आप साधारण परिवार से अगर आप है, भूल जाइए अब आप कि आप जो है वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं या राज्यसभा में जा सकते हैं। राज्यसभा के लिए एक दफ़ा हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना सरदारी कांग्रेस के, उनको इसने ये बिहार का जो है लालू प्रसाद यादव, मनमोहन सिंह के हाँ, समय में, हाँ, कुछ पैसों की डिमांड की होगी, कैसे थोड़ी हो सकता है। तो इस ढंग से कई पार्टियों ने इतना सत्यानाश किया ना पूरे मुल्क का, अभी भी हो रहा है। मैं तो मतलब अब राजनीति जो है वो नहीं है। देखिए राजनीति जो है ना कलुषित है, बहुत ज़्यादा कलुषित है जी। अगर एक शब्द में पूछूं तो आपके समय में राजनीति का मतलब क्या होता था और आज उस राजनीति का मतलब क्या बना दिया? अगर एक शब्द मैं तो आपको इन दुखी हो करके अगर ये कहूँ कि राजनीति जो है ना, राजनीति एक्चुअली ये राज्य के लिए होती थी, राज्य के लिए जो नीति है हमारी सोच है उसके लिए राज्य के लिए नीति थी। मैंने कहा इसको बदल करके ये है राज करने के लिए नीति, जैसे अंग्रेज़ों ने किया उससे भी हम आगे बढ़ गए, अंग्रेज़ों से भी
फूट डालो, इधर ये करो, तोड़ फोड़, ये सारा कुछ करते चले जाओ, मर्जी से सत्ता में अपने बने रखना है। वी आर टू परपेचुएट आवर रिजाइन, ठीक है ना, इसको हमने आगे बढ़ाना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और मंच में आकर के आदर्श के भाषण देने हैं। तो आज तो राजनीति जो है ना वो एक, हालांकि उस समय भी चाणक्य ने 3-4 हज़ार साल पहले ये कहा था कि वारांग नेव नीति रनेक रूपा, जो ये राजाओं की नीति है ये वैश्य है कहते हैं, इसके अनेक रूप है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार का उनको अपने आप को दिखाना पड़ता था जनता को, लेकिन वो जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी करते थे उसमें उनमें कपट नहीं होता था, उसमें उनका इतना स्वार्थ नहीं होता था जैसा आज स्वार्थ चढ़ कर बोल रहा है, सिर पर चढ़ करके। तो राजनीति जो है ना इसमें तो काफ़ी गड़बड़ है। अच्छा, शांता कुमार जी के साथ आपने दो बार रहे? हाँ, जब तक वो रहे तब तक। हाँ। अच्छा, क्या वजह आपको, क्योंकि आप उनके साथ अंदर थे, वो कहते सुनते नहीं थे कभी किसी की, और कर्मचारियों ने एक बार उनकी सरकार गिरा दी। हाँ, ये बात ठीक है। ये मैं एक बात, 2 बातें कहना चाहता हूँ। जहाँ तक शांता जी का था, बड़े एक साधारण परिवार से आए तो उनको मौका मिला कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ जो और न कर सके। अब बात ये है ना कि वो शास्त्र कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम माँ करणीयम है, तो ठीक है, लेकिन अभी जनता इसके लिए तैयार नहीं है जो आप बदलाव लाना चाहते हैं। अब आपने पर्ची में 1 रुपया टिकट लगा दिया, उस समय जब स्वास्थ्य उस समय लोग 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि ये बढ़िया था, अच्छा था, क्यों, उन्हीं के लिए खर्च होने थे कि भाई आपके लिए ही खर्च हो गई है, उसका नाम लोगों ने मुर्दा टैक्स रख लिया। तो वो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं सीधा आरोप ये लगाऊँ कि अव्यावहारिक थे, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर थे व्यवहार के। शांता कुमार जी ने वो जो अस्पताल में पर्ची मिलती है उस पर 1 रुपया लगाया। हाँ, 1 रुपया, उससे पहले वो निःशुल्क थी। हाँ, और लोगों ने उसका नाम रख दिया, हाँ, मुर्दा टैक्स लगा दिया। और उससे भी बड़ी बात, मैं गया शांता जी के पास। हाँ। उन दिनों ये रूप सिंह ठाकुर होता था स्वास्थ्य मंत्री। मैंने कहा क्यों लगा, 7-1 बजे की बात है शाम को। मैंने कहा इससे नुकसान होगा, लोगों ने, मैंने कहा ये कहना, बोले ये जो स्वास्थ्य मंत्री है ना ये कह रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसकी तो अपनी सेहत ठीक नहीं है, मैंने कहा इसकी बात मत सुनो, आप इसको बंद करो। मैंने कहा मैं हर एक के लिए बोल देता कट, हमारे मन में किसके लिए कुछ नहीं। हालांकि रूप सिंह जी मेरे मित्र भी रहे आपस में, उनको मैंने कहा इसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, कहा क्या ये नाश फटेगा। मैंने कहा इसको समझाओ ये गलत काम है, और मैंने कहा यू आर एवरीथिंग यू कैन, मैंने कहा चेंज। तो कहने लगे कि भाई क्या कैसे करें, कि देखते हैं। उनका ये था कि कुछ न कुछ पैसे आएंगे। अब इससे पैसे थोड़ी आने हैं, स्टेट के लिए पैसे के लिए आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। उसमें शांता जी ने पावर प्रोजेक्ट में 12% का जो लगाया ना, उस समय राज्य सरकार को मिलता है अब 12.5% हर पावर प्रोजेक्ट में, उस समय की उनकी सोच थी। तो वो तो ठीक था, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर जा कर के हम कुछ एक्शन ले लें, उससे फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति में तो लगभग ये ध्यान भी रखना पड़ता है ना कि लोग जो है ना क्या चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर के शांता कुमार का जो एज मुख्यमंत्री समय था वो ठीक ही था। अधिकारियों वगैरह से वो ज़्यादा बात करते थे और प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहते थे, उसमें उनको सफलता भी मिली। लेकिन बात ये है कि वही बात है, अब व्यवहारिक निर्णय जब होगा तो कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे, वो एक्चुअली क्या होगा मैं आपको बताऊं, किसी को पता नहीं है इस बात का। मैंने ये शांता कुमार को भी कही थी। मैंने कहा कि बात ये है, बलीराम भगत केंद्र में बने ना, मैंने कहा श्रम मंत्री। मैंने कहा मैं तो पत्रकारिता से रहा हूँ, मेरे को तो जानकारी रहती है छोटी मोटी। तो जब वो श्रम मंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले नो वर्क नो पे लागू किया था। और वो कहा आप LIC में खड़े हो जाओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, और बैंक में 1 घंटे के लिए नारे लगाते रहेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। तो 1 घंटे में उनकी उस समय 74 में भी तनख्वाह कटती थी, 1 घंटे की भी। ये उस समय शुरू हुआ था। और ये उसमें लिखा हुआ है उनकी सर्विसेज में कि जो व्यक्ति सेवा करेगा उसको जो है ना पैसे मिलेंगे, सेवा करने के मिलेंगे। तो जब वो हड़ताल करते थे तो हमने कहा कि इसके पैसे तो नहीं मिलने, नो वर्क नो पे,
ये रूल है, रूल ऑफ कंडक्ट है। तो ये बात है। अचानक कर्मचारी जो गुस्सा हो गए। जी का समय जो है ना बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने नई सोच थी, नया कुछ करने के लिए किया। और हम सबसे ज़्यादा ध्यान इस बार पर देते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम किया जाए। जितना आपका प्रशासनिक खर्चा कम होगा, उससे लोगों में एक मैसेज आएगा कि भाई हमारे पैसों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप बिलीव करेंगे, मैं सिर्फ एक गाड़ी ले जाता था, मेरे साथ कोई दूसरी गाड़ी नहीं होती थी, मैं नहीं ले जाता साथ में। हालांकि आई वॉज मिनिस्टर एट दैट टाइम इन द गवर्नमेंट, आई वॉज होल्डिंग मोर देन 7 पोर्टफोलियोज। तभी नहीं मैं अपने आराम से, गाड़ी ख़राब हुई, एसडीएम को कंसल्टेंट एसडीएम को फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ी मंगाई, उतने तक सड़क के बाहर कहीं ना कहीं बैठे मुझे के साथ गपशप मारते, ठंडी हवा आनंद से। तो हम मतलब प्रयास करते थे कि खर्चों को सीमित किया जाए। शांता जी के समय में पहली टर्म में क्या इस तक 90 तक के लिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं था, 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। और उसके बाद ये शुरू हुआ। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं उन अनप्रैक्टिकल लोगों में से नहीं हूँ। डेवलपमेंट के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, अगर आपको विकास करना है, विकास के लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, या वो प्रायोरिटी पर वो कर्ज वो लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए, इस बात का अगर ज़्यादा विचार किया जाता तो हिमाचल प्रदेश और ज़्यादा डेवलप हो सकता था। कुछ कमियां रही है, बाकी अधिकारियों ने जो अधिकारी निरंकुश रहे हैं, अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र की जितनी स्कीमें आती थी, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो भी आती थी, उसमें कितनी ही लैप्स हो जाती थी, होता ही नहीं था, क्योंकि अधिकारियों को मौज करनी है, मौज करने के लिए आया ठाठ है। और उन दिनों जो ज़्यादा राजनीति में लोग आते थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। और हिमाचल के असेंबली का ये सौभाग्य है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा रही है। तभी ये कहा जाता था कि अधिकारी जो है वही, हाँ वही करते थे, हाँ ये अधिकारियों का राज्य था ये, बिल्कुल जी, है ना। नहीं हो गया, नई स्कीमों में कोई ऐसी कल्पनाशीलता नहीं थी, राजनीतिज्ञ इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, मैं ये भी कहता हूँ। क्योंकि बात ये नहीं जी, अधिकारी तो उनको तो मतलब तनख्वाह मिलनी है, और जो राज्य के बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं रह पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके परिवार के संस्कार बहुत अच्छे हैं कि भाई मुझे नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ और इतना मैं काम कर सकता हूँ। तो बाहर के कुछ ऐसे लोगों ने बहुत काम किए। आई केम अक्रॉस सच पीपल, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया, जिनको समझ थी कि ये हिमाचल के लिए ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और रात दिन वो काम भी करते थे। कईयों की काम चोरी की आदत थी, कईयों ने कुछ नहीं कहा। ये तो ये दिल्ली की सेक्टरों के हाल देखे हुए आपने, वो क्या करते थे जब तक वो मोदी जी नहीं आया, नया नया शासन, 3 बजे के करीब आते थे, उससे तो गोल्फ लिंक वगैरह में जाना, ये करना, फिर वो फाइल देखनी और उसमें दस्तखत करने चले गए। ये हालत थी कंट्री की। देखो इस दृश्य से जो है ना, इस आदमी ने चेंजेस तो लाई है, और बहुत बड़ी चेंजेस आई है देश में, और ये सबको सीखना भी चाहिए। बुराइयां हैं कई, वो हर में होती है, कमियां हर एक में होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप जब शासन में बैठे हैं तो उसको समझो, काम को करने का तरीका समझो। वो राजनीतिज्ञों ने वो कुछ समझा नहीं, और वो अधिकारियों ने मनमानी की, उससे जो केंद्र सरकार से सहायताएँ भी मिलनी थी वो भी कम होती चली गई। कितना ही पैसा लैप्स होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता था। मतलब जो जनता कोसती है नेताओं को, उसमें अहम किरदार रहता है अधिकारियों का कर्जा लेने के लिए भी। नहीं वो बात ये है ना, मतलब अगर ठीक से गाइड करें, या ठीक से, आप कह रहे हैं कि ठीक से गाइड नहीं कर पाते अधिकारी, नहीं कर पाते थे। इसके लिए तो कोई नाराज़ हो बेशक हो, लेकिन उनको नहीं थी इस बात की समझ के हमको इनको क्या कहना है। मैं आपको बताऊं कि एक आदमी था गजब का आदमी, हालांकि वो तीसरी पास था, यहाँ से मंत्री जी रहे हरिदास जी, लेकिन उस आदमी में कमांड थी ज़बरदस्त, कमांड के साथ कर कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, करिए ना इसको, कैसे करिए। मतलब लीडर वो है जो लीड करता हो। लीडर इज द वन हु लीड्स द मासेस। इफ ही इज बीइंग लेड बाय अदर्स,
तो तब का लीडर हुआ, फिर नेता तो नहीं हुआ ना। नेता तो वो है जो गाइड करे, ये करना आपको, ये करना, वो करना, क्यों करना है, इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अच्छा, ये भी उस टाइम धारणा बनी उस समय जब शांता कुमार जी 2 बार बने और दोनों कार्यकाल जो उनके बड़े कम समय के रहे, हाँ करीब 2 साल या 3 साल। हाँ हाँ। फिर उसके बाद ये धारणा बन गई कि ब्राह्मण जो है वो कभी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। फिर ये भी जोड़ लिया गया कि ब्राह्मण कम है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए उसे पता नहीं चलता, ये राजपूत सब जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। एक दिन मैंने ये बात धूमल जी को माल रोड पर चलते चलते कही। मैंने कहा मैं समझाऊँ आपको, ब्राह्मण राजपूत जो आप राजपूत करते रहते ना ये, मैं कहा मैं समझाता हूँ। मैंने कहा आप खशियों में से खश जाती है एक, और मैंने कहा ये जो राजपूत है ये है वो जो वहाँ से आए हुए, मैंने कहा राजस्थान से, जो राजे हैं, जो जैसे कई है, कटोच है, ये सब लोग हैं। मैंने कहा अगर इनको अलग अलग करे तो मैंने कहा हम ब्राह्मण हिमाचल प्रदेश में, मैंने कहा 16% से ज़्यादा बनते हैं। नहीं, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुई ये ब्राह्मणवाद, राजनीति, राजपूताना? वो ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, बाकी इसमें सब शामिल थे। यानी जब कांग्रेस में सत्या जी होती थी, वो अध्यक्ष रही या पता नहीं, हाँ एक बार वो अध्यक्ष भी रही, उस समय भी ये चीज़ें आती थी, मेरे से बात करते थे लोग कि ये करते, तो मैंने कहा ब्राह्मण तो कहीं दिखते नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं दिखते। मैं कहा ब्राह्मण कहाँ है, मगर राजनीति में भी कहीं नहीं है। जब आ गए, ये पहला टाइम था कि हम साथ आ गए थे 1977 में, ब्राह्मण जो है ना, तो फिर जगदेव जी कई दफ़ा बोलते थे कि हाँ यार आप तो साथ भी तेरे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मखौल में कहते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये घुसा तो सही थोड़ा थोड़ा दिल्ली में, पर यहाँ हिमाचल में इतना नहीं रहा। ज़्यादातर ये कांगड़ा वगैरह में जातिवाद वगैरह हिमाचल का नहीं रहा कभी। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं था, उलझाओ कोई चुनावों में बना दिया जाता है। हाँ, ये जो प्रचार वगैरह करने में अंदर से थोड़ी बहुत तिकड़म तो चलती है ना, यार मैं तू मेरा रिश्तेदार है, मुझे दे दियो, और देखो हम राजपूत भाई है, हम ब्राह्मण भाई है, बहुत कम था ये। हमारी तरफ तो कोई परवाह नहीं करते इस चीज़ की, लोग अपने मस्ती से वोट दे जो उनको अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब शांता कुमार जी 2 बार करीब फेल ही हो गए थे सरकार का कार्यकाल पूरा करने। फिर अब उनको एक राजनीतिक टूल मिल गया ना, वो हथियार मिल गया करने के लिए, भाई ये तो हिमाचल प्रदेश जो है वो राजपूतों से शासित होना चाहिए। जबकि अगर आपने ये बात भी करनी ईमानदारी से आप कर लो तो तब तो राजपूत से शासित होना ही चाहिए हिमाचल प्रदेश। तब तो ये जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, नीचे की जाति जो है, इनसे होना चाहिए। ये 29% तो पूरे हिमाचल में ही है। 27-28 रख लो आप, 27 और 29 के बीच है। राजपूत तो है ही नहीं इतने। फिर आगे राजपूतों में भी कैटेगरियाँ हैं ना, एक है मी है, दूसरे है खशी है। तो अगर इनको 2 भाग में करो तो तब तो हमारे हरिजन होने चाहिए फिर तो। इसलिए हमने बहुत समझाने चाहिए, मैं कहा इनको नीचे ऊपर ये मत करो। उनका हिमाचल प्रदेश को आइडियल और एक बहुत अच्छा स्टेट बनाओ। छोटा सा राज्य है, क्या होती है, मैंने कहा 68 सीटों का राज्य, छोटी छोटी है, इसको ठीक ढंग से, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं थी कि जिसको मैं साकार करना चाहता था, लेकिन वो अब एज इल लक वुड हैव इट, हम नहीं सत्ता में कंटिन्यूसली रह सके। तो मुझे तो कम से कम अपने किए पर जो है ना बिल्कुल इसलिए गर्व है कि मैं अपनी राजनीतिक पारी से पूरी तरह से संतुष्ट रहे। मैंने जो है पूरी कोशिश की कि भाई ठीक ढंग से जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि भाई समय लगा करके जो है अपना किया, और सब लोगों की साथ मैंने ये पार्टी पुर्टी कुछ नहीं देखी, जो ठीक काम था वो कर लिया एक बार। बल्कि जो ये संकुचित दृष्टि वाले लोग हैं, इन्होंने मेरे बारे में अखबार में छुपा दिया। शायद वो उस समय पेपर होता था ज़्यादा, ये जलंधर के जो पेपर है ना, अमर उजाला नहीं, दूसरे वाला समाचार था, हाँ वीर प्रताप, उसमें छपा था क्या इतनी जैसी 6-7 लाइनें। उन्होंने कहा कि भाई शांता कुमार की गवर्नमेंट में एक मंत्री है, ठीक है नहीं जी, उसका पोर्टफोलियो बदलना चाहिए, ऐसे छपाइए, और उसका पोर्टफोलियो रखना चाहिए कहते हैं मिनिस्टर फॉर कांग्रेस पार्टी। ये छपा अखबार में। मैंने कहा तुम कुछ करो, कुछ भी कहो, मैं बिल्कुल ठीक करूँगा, और अगर कोई ठीक काम किसी दूसरी पार्टी का भी है वो मेरे पास आए, मैं उसका काम भी करूँगा। मैं कहा उसमें आप
कुछ कहना चाहता है, आपको जो अच्छा लगता है आप कहिएगा, लेकिन हमको तो अपना काम करना है। अच्छा, शांता कुमार जी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि भारतीय जनता पार्टी में अब नेता बहुत कम रह गए हैं और कार्यकर्ता नेता बन गए हैं, कार्यकर्ता कम रह गए हैं और सभी नेता बन गए हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट मैं, अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करें ज़मीन में आकर के देख करके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं क्वेश्चन फिर से लूँगा, है ना, रहने। अच्छा, अभी जो है एक शांता कुमार जी की स्टेटमेंट आई थोड़ी दिन पहले कि सारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में वो सभी नेता बन गए। मेरा इस पर यह कहना है कि ये जो होड़ है वो लाभ प्राप्त करने के लिए हर पार्टियों में देश में लगी हुई है, क्योंकि जो ऊपर जाकर के नेता बनेगा वो अपने लाभ के लिए 100 तरह की चीज़ें करेगा, तिकड़म करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा सोसाइटी को। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अंश तक ये बात बिल्कुल ठीक है। उस समय कार्यकर्ता थे और वो पार्टी को इसलिए मजबूत करते थे कि आप देश की सेवा करेंगे और काम करेंगे देश के लिए, और एक भ्रातृ भाव था, मिलते जुलते थे लोग सब। अब वो भाव नहीं रह गया। अब तो सत्ता में ऊपर पहुंच बनाने के लिए कैसे मैं एकदम सारी सीढ़ियां चढ़ लूँ, ये एक रेस लगी हुई है, और उस रेस में जो कुछ हो रहा है वो अल्टीमेटली जो है वो संगठनों को नुकसान तो देता ही देता है। वो बात अब नहीं रही है, वो तो उनका कहना बहुत ठीक है। वैसे सब चाहते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, कार्यकर्ता। हाँ, कि मैं बिल्कुल विधायक के बाद फिर मंत्री बन जाऊं। और सबको ये गलतफहमी होती है कि मेरे से कॉम्पिटेंट कोई भी नहीं है, ये भी एक गलतफहमी रहती है। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, पहले लोगों में बड़ी समझ थी और बड़े ढंग के साथ धीरे धीरे से वो चलते थे। फिर जो लीडर को और पार्टी को लगता था कि नहीं भाई इसकी सेवाएं ऐसे ही हम ले सकते हैं, तो उस तरह का विचार चलता था। अब तो टोटली जो है ना ये तिकड़मबाजी है, और फिर पहुंच के लिए जो कुछ जैसे जैसे साधनों का प्रयोग नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है वो आपके सामने है। भारतीय राजनीति में बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत ऊटपटांग तरह की चीज़ें आ गई है। कहने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है, करते कुछ हैं, ये चीज़ें हो रही है। और इससे समाज भी जो है मेरा ख्याल है विकृत हो रहा, और वो भी उसी दिशा में चल पड़ा है, क्योंकि यथा राजा और यथा प्रजा तो होता ही है। अच्छा, अब आज के समय में लोग तुलना करते हैं, अगर मैं बात कर लूँ कि आज की जो सरकार चल रही है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है मुख्यमंत्री, और उससे पहले जयराम ठाकुर जो बीजेपी की सरकार थी, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में, दोनों में तुलना होती रहती है। और सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें ही चलता रहता है। तो आप भी लगातार देखते रहे, चीज़ें करते रहे, आपका अनुभव क्या कहता है कि कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर रही है या कर रही थी या कर सकती थी? अमित जी, मैं इसमें दो तीन बातें आपको बताता हूँ। पहली बात ये है, जो भी व्यक्ति सत्ता में आता हो और मुख्यमंत्री बन जाता है, स्टेट को लीजिए मुख्यमंत्री, उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं कोई बढ़िया से बढ़िया कर सकूँ। अब मैं यहाँ समझ की बात करूँगा, किसको कितनी समझ थी, उसने उस समझ के हिसाब से जो है ना अपने समय में काम किया। मैं ये कहता हूँ कि जिनको राज्य में मुखिया बनने के बाद इस बात की समझ नहीं होगी कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मुझे पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, बिजली की तरफ देना है, या शिक्षा की तरफ देना है, या कोई और अन्य सेवाएं, सड़कें बनानी है, या और कोई सहूलियतें हैं उनको करना है, उसके लिए मैं किस प्रकार से बजट का प्रयोग करूंगा, क्या करूंगा, और उसका क्रियान्वयन मैं कितनी तेज़ी के साथ कर सकता हूं, ये समझ की दृष्टि से मैं ये सोचता हूं कि वर्तमान में, हालांकि सुखविंदर जी तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है, मैं इस व्यक्ति को जो है ना ये शाबाशी इसलिए देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो है ना वो कुछ कोशिश कर रहा है अपनी ओर से। अब वो कितनी होगी, पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर समझ के आया, उसने कहाँ जाना है, किधर जाना है, ये भगवान जाने, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन सकता है मेरी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे पर जो है ना जोर दिया जाना चाहिए था कि किसी ढंग से उसको इरेडिकेट किया जाए।
इस आदमी ने आकर के मिल करके और सब जगह तीनों स्टेटों की अब एक कमेटी बनी है। पंजाब भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा वाले भी शामिल हो रहे। तो अब ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं ना लोग। अच्छा, बार बार वक्तव्य दे करके उसमें इंटरेस्ट ले करके अधिकारियों में रुचि पैदा करके, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो कलंक है उसको मिटाने के लिए जो लोग सबसे पहले आगे आकर के सत्ता का सदुपयोग करेंगे, मैं सोचता हूँ कि उनको शाबाशी एक क्षेत्र में तो दी ही जानी चाहिए। अब रही तुलना करने की बात, वो तुलना करना मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं लगता। अब जयराम जी ने अपने समय में जितना किया, जो किया वो भी अच्छा ही किया होगा, ठीक है नहीं जी। अब कमी रह गई होगी तो इसलिए हार गए, ठीक है नहीं जी। तो अब रहा इनका बात सुखविंदर जी का। अब सुखविंदर जी के लिए ये कहा जाता था कि ये तो अनुभवहीन है, और ये हालांकि हमारा इतना ना मिलना और उठना बैठना कभी नहीं हुआ। मैं तो एक जनरल कमेंट दे रहा हूँ कि कोशिश, कई ऐसे क्षेत्र थे अछूते जिसमें प्रयास करना चाहिए और जिसमें हाथ डालना चाहिए, और जो मुश्किल था हाथ डालना, जैसे कई जगह टैक्सेस का बढ़ाया जाना वगैरह, क्योंकि टैक्सेस में तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, सारा कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रयास तो किया है ना, इस आदमी ने किया है, कर रहा है। पर कुल मिला करके जब तक के लिए जो है ना केंद्र के साथ हमारा तालमेल नहीं होता, ये सारे राज्य, आपको मैं यहीं से गिना देता हूँ, हम उत्तराखंड में चले जाएं, फिर आ जाएं यहाँ हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में जाएं, फिर चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में के जितने सारे भी राज्य है, 6-7 राज्य जो है ना, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, ये सारे के सारे राज्य जो है ना, असम से ही थी, ये सब के सब राज्य जो है ना वो केंद्र पर आश्रित हैं। क्योंकि हमारे पास इतने साधन हो नहीं सकते, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग नहीं सकती है, तो जब उद्योग लगेंगे नहीं तो साधन हमारे पास कहाँ से आएंगे। हिमाचल प्रदेश के पास एक साधन है, अब बिजली के लिए। अब बिजली का तेज़ गति से हिमाचल में काम होना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा बहुत ये भी प्रयास कर रहा है, और इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे जो जयराम जी है, बिजली के उन्होंने भी थोड़ा बहुत कोशिश की उस समय कि भाई एक तो कुछ ऐसे बाइंडिंग्स थे बिजली पर लगी हुई कि जिसके कारण से कोई प्रोजेक्ट आगे करें, जो काम करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं उनको दिक्कत थी, कुछ को उन्होंने बाधाएं दूर की, कुछ ये लोग कर रहे हैं, कर ये ज़रूर रहे हैं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की तो ये प्रॉब्लम हो गई कि 1 लाख करोड़ के पास तो लोन पहुंच गया। 1 लाख करोड़ बहुत है हिमाचल, अगर इसका हम कंपेयर, हालांकि तमिलनाडु देश में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला प्रदेश है, बंगाल में देखो, बंगाल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे आबादी और क्षेत्र के हिसाब से तो हम 1 लाख करोड़ लेकर के बहुत आगे पहुंच गए हैं, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है। अब 1 लाख करोड़ का मतलब तो ये हुआ कि अगर आप 55-56 हज़ार करोड़ का अगर ये बजट है ना, उसमें से 30% तो आपका, 29% तो जा ही जा रहा है ना, 30% तो आपका ब्याज में चला गया, तो 15 करोड़ तो ऐसे ही निकल गया ना आपका, तो 40 करोड़ ही की आपकी वही हुई ना उसकी प्रदेश की। इन चीज़ों पर यहाँ के साधनों को जुटाने के लिए हर सरकार को प्रयास में करना चाहिए। जैसे एक ही क्षेत्र ने हमको, जब हमने इसमें प्रयास किया, समझदारी की, तो ये जो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है, आपको मालूम है पूरे देश में जितनी आबादी, जितनी दवाएं पैदा होती है उसमें 34% प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होती है। बद्दी नालागढ़ सोलन, हाँ बद्दी सारा ऊना बद्दी सब 34%, तो उसका फ़ायदा हो रहा है ना। मतलब विजन होना चाहिए, हाँ, विजन मतलब विजन, लोग अगर राजनीति में आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दूरदर्शन होना है, आपको योजनाएं बनानी है। अब ये जो पावर सेक्टर है, इस अब उस समय डॉक्टर वाई.एस. परमार के समय में उन्होंने एक सर्वे करवाया, उन्होंने कहा 45,000 मेगावाट के करीब हम बिजली पैदा कर सकते हैं हिमाचल में। 45,000, अब मेरे ख्याल है 45 साल से ऊपर हो गए होंगे ना अब तो, अब उनको तो अभी तक हम 11-12 के आसपास है, 11-12 हज़ार के, 14 होंगे, मुश्किल है नहीं है 14 भी। तो मतलब ये कि जहाँ हमको थ्रस्ट देना है और जहाँ भारत सरकार जो है ना सहायता
अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, मौज मेला क्या, ठार से बैठे रहे और दिन को आगे कभी जहाँ जाना हो मर्जी से गुलछर्रे उड़ाते रहो, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति मंत्री है वो इतना काबिल नहीं है कि उसको वो टास्क में लगा सके। और मैं ये कहता हूँ पूरे देश के अंदर, मैंने शांता जी से भी बात की थी, क्योंकि आपके क्षेत्र में जब से मैं रहा उससे ये सीखने को मिला कि भाई कैसे सरकारें चलती है और क्या उनको करना चाहिए और क्या उनका दृष्टि होनी चाहिए, ये सारी बातें करता। तो मैंने कहा था कि क्यों एक बात न की जाए कि टेबल वर्क असेसमेंट शुरू करो। मैंने शांता जी को भी ये बात कही थी। मैंने कहा इमीडिएटली स्टार्ट टेबल वर्क असेसमेंट। तो मैंने आपका कहना क्या मतलब? मैं कहा यहाँ क्लर्क बैठा हुआ ना एक, इसके मैंने कहा एक हफ्ते में देखो कि कितना काम था इसके पास, कितनी फाइल डिस्पोजल की। मैंने कहा अधिकारी ऊपर ये कह रहा है कि फाइल नहीं लानी मेरी टेबल तक जब तक मैं नहीं कहूँगा। स्टेट कहाँ से चलेगी? ये तो चलेगी नहीं। मैंने कहा इसके लिए तो मैंने कहा इन पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, आयद करनी पड़ेगी जिम्मेदारी, काम करना पड़ेगा तब होगा ये, वरना तो होगा नहीं तो मैंने कहा फाइलों में मैंने कहा धूड़ जम रही है, कितनी जम रही है। जब हर टेबल पर असेसमेंट होगी उसमें सेक्रेटरी की भी असेसमेंट होगी, किसने कितनी फाइलें की, क्या क्या, और नोट भी उनके देखे जाने चाहिए, बाकी तो छोड़िए। वो सेक्रेटरी तो ये करता है कि ऊपर देख ये हो गया 10 की और देखता आकाश की तरफ है, क्योंकि वो IAS है। IAS का मतलब होता है आई एम सॉरी, उसको कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक तंत्र खड़ा कर रखा है इन्होंने और ऐसा डरावना माहौल पैदा कर रखा है, अजी IAS अफसर के पास जाना पड़ेगा या IPS है। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं इसमें IPS वगैरह में, IAS वगैरह में, मैं इनको कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। इनमें बड़े समझदार, क्योंकि कईयों ने PhD वगैरह कर रखी है, कईयों ने कुछ बड़े शास्ता ढंग से बात करते हैं, समझाते हैं। वो अकड़ नहीं है कि मैं अफसर हूँ और ये हूँ। तो कहाँ आज़ादी कहाँ है देश में? तो आज़ादी तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, चलो हट घोंसला। अच्छा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है और जब प्रधानमंत्री बने उस समय आपने राजनीति को अलविदा कह दिया, सक्रिय राजनीति को 2014 में। तो कब से आप मोदी जी को जानते थे? पहली बार कब मिले? मोदी जी तो बात ये है ना, जब राष्ट्रीय महामंत्री बने ना मोदी जी, तो फिर बाद में हिमाचल में आए। हिमाचल में काफ़ी प्रभारी रहे आप? हाँ, प्रभारी रहे। तो फिर बैठक तो इकट्ठी होती थी ना, तो बैठक तो महामंत्री मुझे भी कॉन्टेक्ट करनी थी। मेरे साथ कोई एक आधा और भी रहा मेरे ख्याल महामंत्री बाद में। तो उस समय से परिचय तो था, उस समय से लेकर के ज़्यादा मेरा जो संबंध है ना दिल्ली में बहुत अच्छे लोगों से रहा है। अटल जी होते थे, सिकंदर वक्त होते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, आज भी हैं वो। और बीच में मैं अडवाणी जी के पास जाता था, क्योंकि अडवाणी जी का भांजा जो है ना विजय, वो होता था यहाँ पढ़ता था। लेकिन ये तो वो नेता हो गए जिनकी ये धारणा कि मोदी जी की इनके साथ कभी बनी ही नहीं। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि मोदी जी की वजह से जब से भी वो सत्ता उन्होंने, चाहे वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल है बहुत कम लोगों के साथ उनका तालमेल रहा है। उसका कारण ये है कि वो उनकी ऊपर सबसे शीर्ष में बैठ करके कार्य करने की शैली, वो ऐसी शैली थी कि उसे अधिनायकवादिता दिखाई देती थी। उसमें जो लोकतांत्रिक दिखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक दिखना एक अलग बात है, वो दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए वो अपनी तरह का कार्य करते थे और वही पद्धति उन्होंने यहाँ देश में भी शुरू कर रखी है। वरना तो ज़्यादातर ये होता है ना, प्रधानमंत्री देश में छोटी छोटी स्कीमों में उद्घाटन करने नहीं जाते हैं। ये कंसर्न जो मिनिस्टर है उनका काम है, ये वो जाए उद्घाटन करके आए बहुत ज़्यादा। तो अब उनकी ये रुचि है, इच्छा है, समझ है कि नहीं जहाँ पर भी मतलब कोई भी कार्य हो रहा है वहाँ पर मुझे जाना है। ये उनका एक स्वभाव है, उस स्वभाव का आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरा जैसा व्यक्ति जो है ना, इस स्वभाव के कारण से मैं सोचता हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब ये है कि 5 आदमी हम बैठेंगे, सबको पांचों को अकल है, लेकिन हमने एक आदमी को बड़ा बना दिया, वो बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, बाकी मेंबर पार्लियामेंट एक जैसे हैं,
सभी बराबर है। उसमें जब ये छोटे बड़े का विभेद हो जाता है, उससे जो है ना फिर एक ऐसी काबिल लोगों में एक नफरत सी पैदा हो जाती है अपने लिए, अपने मन में ही। वो सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मुझे कहीं वो तो नहीं दे रहा, एडवाइस तो नहीं कर रहा जो मेरी कॉम्पिटेंसी का तो है ही नहीं है, लेकिन सत्ता पर शीर्ष पर बैठा हुआ है। और यही कारण है कि इतने आज 600 राजनीतिक दल बन गए। अहंकार ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। ठीक है ना जी। इन पार्लियामेंट वी आर ऑल इक्वल्स। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर इज the one who is head of that family, ये कहना चाहिए। अब उसको अपने ढंग से काम करना है, काम सब अपने ढंग से करते हैं, लेकिन सामूहिकता उसमें दिखाई दे रही है, लोकतांत्रिकता उसमें आप लोकतांत्रिक हैं, मतलब आप लेकिन आप देखनी चाहिए। बीजेपी बदल गई अब, पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। मैं आपको सच कहता हूँ, ये कहने का कोई साहस नहीं करेगा, ओ महाराज यहाँ बैठे हुए हैं जी, इनके खिलाफ बोलना और वो बोलना, ये बोलना। इसी कारण से अब लोकतंत्र का भट्ठा बैठा है। जो ईमानदार इतिहासकार होंगे, एक दिन जब वो विवेचना और कुछ लिखेंगे तो वो इस बात को ज़रूर कहेंगे कि किन्होंने लोकतंत्र का नुकसान ज़्यादा किया है, लीडरों में, पार्टियों के लीडरों में। ये नहीं कि एक आदमी है इसके लिए नुकसान हुआ, सारे देश के सब पार्टियों के लीडर नुकसान करने वाले। जब उनके अपने पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है तो बाहर क्या दिखाएंगे लोकतंत्र? कहाँ दिखेगा लोकतंत्र? उस समय जब आप नरेंद्र मोदी को मिले थे, जब वो प्रभारी थे, तब के नरेंद्र मोदी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना व्यक्तित्व में कितना फर्क आ गया दोनों? नहीं, बहुत अंतर आया है। देखिए बात ये है, उस समय एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने चले थे, 2000 में बने ना वो, ठीक है नहीं जी। सत्ता में बैठ करके बाहर के लोग बहुत आते हैं और वो लोग कुछ ऐसा गाइड करते हैं कि जिससे वो कार्य करने की शैली को वो वही विकसित करना शुरू कर देते हैं जो वो एक बहुत समझदार आदमी चाहता था। तो कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, उसमें इनकी जो शैली है काम करने की, काम की है और बदलाव लाए हैं, नई चीज़ें लाने का शौक़ था। ये सारा कुछ उन्होंने अपने समय में वहाँ गुजरात में भी किया, क्योंकि कुछ IAS अफसर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जो गुजरात में भी थे। तो कहने लगे जी ये काम तो करते हैं और काम करके नई बातें भी कुछ आती है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ये कमेंट्स आए हैं अधिकारियों के बीच से। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई कुछ लीडर्स में और मोदी? दिक्कत सिर्फ इसमें है कि आप औरों को जो है ना सिर्फ मतलब वो डेजिग्नेशन में रखो और उनके पास कोई काम ना रखो, ना वो कोई काम करें। तो वो जब ये चीज़ें आ जाती है तो कुछ लोगों का स्वाभिमान जो है ना वो आहत होता है। तो आज की स्थिति तो ये है कि चाहे 1 करोड़ लोगों का स्वाभिमान आहत होगा, आज पार्टी के अंदर चंद लोग हैं जो शासन को चला रहे हैं देश में। तो ये कोई अच्छा साइन तो है नहीं है। चला अच्छा रहे, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, क्रांतिकारी काम हो रहे हैं और इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वह सब देखने चाहिए ना, सब देख रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि भाई हम लोगों ने 5 लोगों ने सलाह की थी कि हम देश को चलाएंगे और ये लोकतांत्रिक देश होगा। लोकतांत्रिक देश में जो है बहुमत होता है। तो आज कुछ जगह जगह में जो मुझे दिख रहा है कि वहाँ बहुमत कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ आदेश होते हैं और आदेशों के दम पर जो है ना जब लोकतंत्र चलता है तो इस प्रकार से धीरे धीरे से लोकतंत्र का गला घुटता चला जाता है और लोकतंत्र की जगह जो है ना दूसरा ऐसा तंत्र विकसित होता है कि जिसमें फिर एक ही आदमी करता धरता रह जाता है, बाकी शून्य और गौण हो जाते हैं। और ये हमारे को पछता नहीं है, ये आदत है, इसीलिए मैं राजनीति में एक फेल मॉडल हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड रहा, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, बदलता रहा। अब एक ये भी लड़ाई शुरू हो गई है दोनों, अब क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही है यहाँ पर मेन जो पार्टीज़ हैं। अब एक ये लड़ाई हो गई है कि ये ट्रेंड ख़त्म होगा। ये पिछली जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी ये बात आ रही थी कि अब वो ट्रेंड ख़त्म होगा। ये जो सरकार है इसमें फिर से ये बात आ रही है कि ये अब ट्रेंड ख़त्म होगा। आप तो लंबे समय तक राजनीति देखते रहे हैं। देखो बात ऐसी है, ये कोई नई बात नहीं है। ये राजनीतिज्ञों को वो कुछ चाहिए जिससे वो जनता के ध्यान को हटा सके।
अब सत्ता में जब कोई पार्टी 5 साल पूरी साल रहेगी, उसमें गलतियां भी होगी, कमियां भी रहेगी, लोग नाराज़ भी होंगे, 100 तरह के उथल पुथल भी होंगे। कईयों को नाराज़गी इतनी ज़्यादा होगी कि वो ये चाहेंगे कि भाई किसी ढंग से ये वर्तमान सत्ता को जो है हटा लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में कुछ एक नई बात मैं और आपको कहता हूँ कि ये प्रदेश वोट देने के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समझदार सबसे ज़्यादा समझदार प्रदेश है। क्यों है समझदार? 5 साल में आपने अब देख लिया, हर 5 साल में परिवर्तन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि वो परफॉर्मेंस से लोग इतने खुश नहीं हो पाते। ज़्यादा ये नौकरियों का झगड़ा है, ज़्यादा ये जो परिवार में परेशानी है, सैकड़ों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, उनको देख करके माँ बाप दुखी होते रहते हैं, और उसमें जो सिफारिशें ऊपर से काबिल लग नहीं रहे, ये घुटन महसूस होती है। फिर वो एक क्लाइमेट बन जाता, वातावरण बन जाता, बाकी लोगों के निजी इंटरेस्ट होते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी, ये सब लोग अगर इनके इंटरेस्ट ठीक रहेंगे बने हुए, तो ज़्यादा जो है ना सत्ता में रहने के चांस बनते हैं हर पार्टी के। पर हिमाचल प्रदेश में तो जी सत्ता परिवर्तन इसलिए होता है कि यहाँ लोग बड़े समझदार हैं। वो कहते भाई ठीक है, 5 साल हमने इनको टाइम दे दिया, इन्होंने अच्छा किया, इनका धन्यवाद है, और ये कमियाँ रह गई है तो इसके कारण से इनको बदल जाना चाहिए। तो मैं आज भी ये सोचता हूँ कि देखिए बात ये, जैसे लोग कहते हैं कि जी संख्या बिल्कुल नहीं आएगी, बस सारे की सारी अब आगे बीजेपी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने सूझबूझ समझ के लोग हैं, काबिल लोग हैं, कांग्रेस में भी वो भी आएंगे, और बीजेपी के वो लोग भी आ सकते हैं जो आज बीजेपी में प्रसन्न नहीं है, त्रस्त है और परेशान है। वो उनमें से भी कोई जीत सकता है, चुनाव में तो कोई भी जीत सकता है। अधिकतर संभावना ये है कि भाई परिवर्तन 5-5 साल में जो हो रहा है वो जनता की सूझबूझ और जनता की इस प्रकार की मतलब प्रवृत्ति बनने के कारण हो रहा है, और मैं सोचता हूँ ये अच्छा भी है। चलिए, आपने समय निकाला द मोहित डायरीज़ में हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।